जय मूल्य साथियों। अब पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने वो ईवीएम और बैलेट पेपर के डिफरेंस को लेकर के बनाया था कि बैलेट पेपर और ईवीएम में क्या डिफरेंस होता है और ईवीएम क्यों लाई गई और ईवीएम के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसी कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे। अब मैं आपको इसके आगे की जो बात बता रहा हूँ वो बात यह है कि ईवीएम लाने के बाद जो आंदोलन होने लगे ईवीएम के विरोध में, वो इसलिए होने लगे कि बीजेपी और कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं जो कि ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, इन सब का इंटरनल एजेंडा खुल गया। पता लग गया कि ये किसी न किसी तरीके से ब्राह्मणवादी लोग या मनवादी लोग सत्ता में रहने के लिए ईवीएम का किसी भी स्तर तक दुरुपयोग कर सकते हैं और ईवीएम में दुरुपयोग करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट भी काफ़ी मान चुके इस बात को। अब विषय ये आता है कि ईवीएम के विरोध में जितना विरोध हो रहे हैं, जैसे बहुजन क्रांति मोर्चा का विरोध है, मुस्लिम लीग का विरोध है और भी कई पार्टियां हैं, जैसे एपीआई का विरोध है, कई पार्टियां और कई संगठन ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। और ईवीएम की जो भंडाफोड़ रैली जो पिछले साल 26 जून से लेकर के अभी हाल ही में चली है, लॉकडाउन से पहले तक चल रही थी, तो उस ईवीएम भंडाफोड़ रैली से लोगों में काफ़ी जागृति आई और लोगों ने ईवीएम के अंदर जो घोटाला हो रहा था उस घोटाले को लोगों ने समझा। तो वर्तमान मौजूदा सरकार बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने, या जो भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, इन सारी पार्टियों को ये पता लग गया कि अब ईवीएम ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगी, अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। इसीलिए इनको इस बात का डर लगा कि भाई एक बार जब सत्ता चली गई और ये सत्ता यदि मूल निवासियों के हाथ में चली गई, जिसमें SC ST OBC और SC ST OBC से कन्वर्टेड जो धर्म परिवर्तित लोग, अगर इनके पास ये सत्ता चली गई तो ये मनवादियों के पास ये सत्ता दोबारा नहीं आएगी। तो ये डर इनको सताने लगा। तो इस डर से ही इन्होंने घबरा करके कुछ नियम कायदे और कुछ ऐसे कानून नियम निकाले जिसकी वजह से पब्लिक और चिढ़ गई। क्योंकि सन 2014 में जो बीजेपी को लोगों ने जिताया था, लोगों ने वोट दिया था, बीजेपी का बहुत तगड़ा प्रचार किया था पब्लिक ने, उसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे थे, छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा था, छात्रों का रहा और भी कई वर्गों का ज़्यादा अच्छा योगदान रहा था। अन्य पार्टियों से भी लोग टूट टूट करके आ गए और हम जैसे लोग भी बीजेपी के उस एजेंडे को, जिसमें अच्छे दिन आ गए, अब कोई चिंता नहीं है, विश्व गुरु बनेगा देश, हमारा भारत कहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे कई बातों पर, ऐसे कई जुमलों में हम लोग भी फंस गए थे और फंस करके फिर जम करके इनको वोट दिलाया। लेकिन 6 साल की जो टाइम पीरियड निकला उसके अंदर न तो इन्होंने कुछ किया, इनको हिंदू मुसलमान करने के अलावा फुर्सत नहीं मिली, इनको राम मंदिर करने के अलावा कोई फुर्सत नहीं मिली, इनको और भी SC ST के मुद्दों को छेड़ने से और उनको परेशान करने के अलावा कोई फुर्सत नहीं मिली, बेवजह SC ST और माइनॉरिटी के खिलाफ ऑर्डर करने से इनको फुर्सत नहीं मिली और पूरे साल भर समय के पूरे टाइम 6.5 साल के टाइम इन्होंने ऐसा ही गुजारा और कोई भी ऐसा रचनात्मक काम नहीं करने से क्या पब्लिक चढ़ गई और उनको पता लगा कि हमारा वोट बैंक घट गया है। तो जो टोटल वोट बैंक का कैलकुलेशन लगाया गया, वो वोट बैंक का कैलकुलेशन निकला करीबन 15 से लेकर 30 करोड़ वोट बैंक SC ST OBC और माइनॉरिटी का, और इनका जो ट्रेडिशनल वोट जो पहले से था, जो कांग्रेस और बीजेपी का था, अर्थात मनवादी या ब्राह्मणवादी पार्टियों का था, वो वोट बैंक घट गया। इसीलिए इन्होंने ये देखा कि अगर हम लोगों ने आज की डेट में कोई इलाज नहीं किया और अगर इस वोट बैंक का इलाज नहीं किया तो हमें आगे आने वाले समय में परेशानी रहेगी। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई आगे पीछे ईवीएम तो जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव होएगा, तो क्यों न जो वोट बैंक हमसे हट गया है या जो वोट बैंक घट गया है, उस वोट बैंक की नागरिकता ही छीन लो।
इसीलिए इन्होंने एनआरसी, सीएए और एनपीआर जैसे कानून लेकर के आए। और आम आदमी का अगर वोट का अधिकार छीन लोगे, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आपने वोट का अधिकार छीन लिया, और कम से कम 30-35 करोड़ लोगों का वोट का अधिकार भी आपने छीन लिया, तो इसका मतलब यह है कि 30-35 करोड़ वोट तो हट गए, और बाकी जो वोट बैंक है उसको कैसे भी मैनेज करके ये जीत जाएंगे। तो होता क्या है कि कोई भी पार्टी मुश्किल से 30% तक वोट जिस पार्टी के आ जाते हैं वो पार्टी सत्ता बना लेती है या वो सरकार बना लेती है। तो 35% वोट हट गया, तो बाकी जो चुनाव होएगा वो चुनाव होगा 70% वोटों में से, 65% वोटों में से। 65% वोटों में से अधिक से अधिक उन्होंने 20% वोट चाहिए। अब 15% वोट तो इनके खुद के ही हैं, जिसमें से ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, इनके 15% वोट तो खुद के ही हैं इनके। थोड़े से वोटों को अरेंज करके फिर सत्ता में आ जाएंगे ये लोग। तो इन्होंने इस गणित का ध्यान में रखते हुए एनआरसी, एनपीआर और सीएए लेकर के आए। इन एनआरसी और सीएए का सीधा सा टारगेट है कि धर्मनिरपेक्षता के नियम का या धर्मनिरपेक्षता का जो मूल सिद्धांत है संविधान का, उसका हनन करते हुए और मुस्लिमों को बेवजह टारगेट बनाते हुए और उनको टारगेट बनाते हुए इन्होंने ये नियम कायदे लेकर के आए ताकि हिंदू मुस्लिम का विवाद फैले। और हिंदू मुस्लिम का विवाद फैलेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाए रखने में इनको आसानी होगी। तो मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, असल में टारगेट एससी, एसटी, ओबीसी है, यही निशाना है। एससी, एसटी, ओबीसी निशाना है और मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बहाना है। इसीलिए ये एनपीआर, एनआरसी और सीएए लेकर के आए। अर्थात ईवीएम इनकी जाने वाली है, आगे पीछे ईवीएम से चुनाव होना बंद होएगा, बैलेट पेपर आएगा, और इनके जो वर्तमान में अब तक के जो कानून निकाले, नियम कायदे निकाले, उल्टे सीधे काम किए और बिल्कुल अराजकता फैलाई, हिंदू मुस्लिम फैलाया, उससे क्या है 30-35 करोड़ वोट इनके जा चुके हैं, ट्रेडिशनल वोट इनसे टूट चुका है। और उन वोटों की भरपाई करने के लिए उन वोटों की नागरिकता छीन करके और ऐसे लोगों की नागरिकता बरकरार रखी जाएगी जो कि सिर्फ इन्हीं को वोट देगा, इनके हिंदूवाद को ही बन पाएगा। ये करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो आपको मैंने समझाया कि इन्होंने ये एनपीआर और एनआरसी और सीए क्यों लेकर के आए। मेन कारण हिंदू मुस्लिम फैला करके एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाए रखना, एक चीज। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो इनके वर्तमान कानून, नियम, कायदे जितने उल्टे सीधे इन्होंने कानून बनाए, असंवैधानिक रूप से जो कानून बनाए, उनसे चिढ़ करके 30-35% वोट जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का खास वोट बैंक है, वो चिढ़ गया। और अगर देखा जाए तो 85% वोट बैंक पूरा इनसे चिढ़ चुका है, इतना चिढ़ गया है इनसे कि वो इनको वोट देने वाला नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने यह ऐसा किया है। 85% इसका वोट बैंक इनसे चिढ़ चुका है और इसीलिए इन्होंने, और इस बहुजन समाज की जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी अगर चारों को मिलाया जाए तो ये बहुसंख्यक होने की वजह से बहुजन कहलाते हैं। इनका वोट बैंक का अधिकार छीना जाए तो इन्होंने देखा कि एनआरसी, सीए और एनपीआर करके यदि हम 30-35% लोगों का भी वोट बैंक वोटिंग राइट छीन लेते हैं तो बाकी तो फिर तितर बितर कर देंगे हम लोग, उनको इधर उधर बांट के और उनके वोट को बिखरा के और हम अपना काम निकाल लेंगे। अर्थात फिर हिंदूवादियों की सरकार बन जाएगी। और इनका ये भी आइडिया है कि अगर अब की बार सत्ता बना लेते हैं तो हमेशा ही संविधान को चेंज कर दिया जाए। तो इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और अन्य जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है उन्होंने ठान रखा है कि संविधान को बचाना है, अदरवाइज पूरे देश को बेच डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगला वीडियो हम इसके एक स्टेज आगे बढ़ाएंगे कि ये एनआरसी क्या है, सीएए क्या है और एनपीआर क्या है, इसके बारे में बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग ये बताएंगे कि उनका आम आदमियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरीके से लोग फंसेंगे और किस तरीके से लोग परेशान होंगे। आज का हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।